Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. जय हिंद। दिल्ली चलो, लाल किला हमारा है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस तरीके के नारों का यूज करने वाले भारत के अदम्य साहस से भरे हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन की पूरे भारतवर्ष को बहुत सारी शुभकामनाएं। यह एक ऐसा व्यक्तित्व था, माय डियर। दिस इज द ओनली लीडर हु डिफीटेड गांधी इन गांधीयन एरा। यह अकेला ऐसा भारतवर्ष का नेता था जिसने गांधी के युग में गांधी को परास्त कर दिया था। क्या गांधी से इनकी बनती नहीं थी? हां, कुछ मतभेद इनके गांधी जी से थे। आज इनके बारे में भारतवर्ष के बहुत लोगों ने कहानियां पढ़ी हैं, किताबें पढ़ी हैं, पिक्चरें देखी हैं, लेकिन सब कुछ नहीं जानते होंगे। कुछ चीजों का मैं आज जिक्र करूंगा। सुभाष चंद्र बोस एक ऐसा नाम जिसने गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि से नवाजा, लेकिन कभी बनी नहीं। सुभाष चंद्र एक ऐसा नाम जिसने भारत में महिलाओं को उसका अधिकार दिलाया और पहली महिला आर्मी ब्रिगेड बनाई, रानी झांसी की ब्रिगेड। सुभाष चंद्र बोस एक ऐसा नाम जो पिता के कहने पर सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करके ऑल इंडिया रैंक 4 लाते हैं। उस समय यह इंडियन सिविल सर्विसेज हुआ करता था, आईसीएस। आपको हल्की जानकारी दे देता हूं दोस्तों। 23 जनवरी 1897 को द ग्रेट उड़ीसा के कटक में सुभाष चंद्र बोस का जन्म होता है। जानकीनाथ दास बोस जो इनके पिताजी थे वो वकील थे, और इनकी माताजी प्रभावती देवी वो एक गृहिणी थी, घर की महिला थी। 8 भाई बहन थे, उनमें सुभाष चंद्र बोस एक ऐसा बिड़ला व्यक्तित्व, किसी ने सोचा नहीं था भारतवर्ष में यह बच्चा इतनी छाप छोड़ देगा। प्राइमरी एजुकेशन कलकत्ता से करने के बाद ये इंग्लैंड चले गए पिता के कहने पर। वो चाहते थे कि ये आईसीएस करें, इंडियन सिविल सर्विसेज में जाएं, आईएएस आईपीएस बने, और इन्होंने एग्जाम निकाला 4थी रैंक के साथ। लेकिन देश प्रेम का उन्माद इतने बड़े लेवल पर था कि इन्होंने नौकरी छोड़ दी और ज्वाइन कर ली इंडियन नेशनल कांग्रेस। गांधी जी से पहली मुलाकात 1921 में इनकी होती है, और पहली मुलाकात में ये भांप जाते हैं कि चल क्या रहा है। दोस्तों, गांधी जी से उस समय 1921 में गांधी जी असहयोग आंदोलन चला रहे थे, यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और उसको देखते ही सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि ऐसे तो काम नहीं चलने वाला, और यह तेज तर्रार नेता सुलगाता है कांग्रेस को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को। और 1928 में साइमन कमीशन आता है जिसको लीड करते हैं ये बंगाल के अंदर। उसके बाद पुलिस इन्हें गिरफ्तार कर लेती है और जेल में डाल देती है। दोस्तों, म्यांमार की जेल में डाल देती है, मालदा में, क्योंकि उस समय पूरी कॉलोनियां अंग्रेजों के अधीन थीं। उसके बाद ये छूटते हैं और एक किताब लिख देते हैं जिससे पूरे अंग्रेजों में भूचाल आ जाता है। इंग्लैंड में लोग सड़कों पर आ जाते हैं। इनको दोबारा से पकड़ लिया जाता है और इस बार इनको रंगून भेज दिया जाता है। वहां भी इनको जेल कर दी जाती है। तबीयत खराब होने के चलते 1932 में इनको इलाज के लिए बाहर किया जाता है, और फिर दास्तां शुरू होती है सुभाष चंद्र बोस की। हरिपुरा सेशन में इनको कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाता है। गांधी जी से मतभेद होने के कारण दोबारा चुनाव होते हैं। गांधी जी का कैंडिडेट पिता भी सीतारामैया, उसको ऐसी पटकनी देते हैं कि जीवन में वो चुनाव नहीं लड़ता, और कांग्रेस का अध्यक्ष का पद जीतकर छोड़ दिया जाता है। कि गांधी जी ये सिर्फ इसलिए था कि आपको दिखा सकूं कि भारत की जनता क्या चाहती है और आप कौन से रास्ते पर चल रहे हैं, क्योंकि सिर्फ अहिंसा के रास्ते से आजादी नहीं मिल सकती थी। और सुभाष चंद्र के दिमाग में यह बात बहुत अच्छे से बैठ गई थी। वो 1939 में कांग्रेस का पद छोड़कर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर देते हैं दोस्तों, और निकल जाते हैं कहां? जापान। और जर्मनी में जाकर हिटलर से मिलते हैं। जापान में जो बंदी थे उनके साथ मिलकर एक फौज की स्थापना करते हैं जिसका नाम था आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज का नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद, दिल्ली चलो, ये सब नारों से सुसज्जित वो फौज भारत में पहला विद्रोह करने के लिए तैयार रहती है। और रेडियो से सुभाष चंद्र बोस बताते हैं गांधी जी को फोन कर कर, और पहली बार राष्ट्रपिता के नाम से संबोधन करते हैं कि हमको आशीर्वाद दीजिए, आप अपने अहिंसा का प्रोग्राम कंटिन्यू करिए, हम हथियार लेकर आ रहे हैं। भारत में इंडियन नेशनल आर्मी आती है दोस्तों, और अंडमान निकोबार पर पहली बार तिरंगा गाड़ा जाता है। यह थे सुभाष चंद्र बोस, और उसको आजाद घोषित कर दिया जाता है। एक को शहीद दिवस और एक को स्वराज द्वीप के नाम से वहां पर आजादी की घोषणा कर दी जाती है। एक ऐसा नेता भारत का जो सिंगापुर में भारत की स्थायी सरकार बना देता है, और उसको 9 देशों की मंजूरी मिलती है। जब हम कोहिमा पर आक्रमण कर रहे थे, वहां से अंग्रेजों को पीछे धकेल रहे थे, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान कमजोर पड़ जाता है, जापान अंग्रेजों से हारता है, और वहां से सुभाष चंद्र बोस के इस मूवमेंट की दशा बदल जाती है। उनको पीछे हटना पड़ता है, क्योंकि हमने जापान के साथ मिलकर ही अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए यह सेना बनाई थी।
आजाद हिंद फौज के लोग नेताजी को नेताजी के नाम से ही जानते थे। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से ही उन्होंने संबोधित किया था। एक नेता ताइवान के ताइपी में दोस्तों एक विमान दुर्घटना होती है और वहां से टोक्यो रेडियो बताता है कि उस विमान दुर्घटना में उनको काफी चोटें लगी हैं और हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उन्होंने अपनी जान गंवा दी। लेकिन आज भी उनकी मौत एक मिस्ट्री है। कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस कभी मरे ही नहीं, आज हमारे दिलों में भी जिंदा हैं। कमेंट सेक्शन में लिखना आपके दिल में सुभाष चंद्र बोस जिंदा है कि नहीं, क्योंकि 23 जनवरी को उनके जन्म दिवस पर पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज एक सल्यूट बनता है भारत के ऐसे बेटे के लिए जिसने आजादी के आंदोलन की दिशा बदल दी और एक आर्म्ड रिवेलियन बनकर सबसे पहले भारत के अंडमान निकोबार को आजाद करा दिया। और राजगोपालाचारी जो पहले भारतीय और आखिरी गवर्नर थे भारत के, उन्होंने अपनी किताब में मेंशन किया है, आप पढ़ना जाकर। उनसे एडमंड एटली पूछता है दोस्तों कि क्या कारण था कि अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा, तो राजगोपालाचारी को स्माइल करते हुए एटली बताता है ट्रेन के अंदर कि गांधी वॉज नॉट वायलेंट, वी कैन टॉलरेट गांधी, वी कैन मैनेज देम, बट हां यस सुभाष वॉज द रीजन वी हैड टू लेफ्ट इंडिया ड्यू टू द कोअर्जन फोर्सेस, द आर्म्ड रिवेलियन ऑफ सुभाष चंद्र बोस। पढ़िए किताब जाकर और यही चीजें आपको बताएंगी कि भारत में आजादी के संघर्ष की दशा कैसे तय हुई थी। और यही कारण था कि अंग्रेजों ने जाते जाते यह कहा था कि सुभाष चाहिए जिंदा या मुर्दा, और उस पर साइन किए गए थे। और यही कारण था कि भारत में कभी सुभाष चंद्र बोस लौट कर नहीं आए, उनको कभी रशिया में कभी नेपाल में रहना पड़ा। एक ऐसा भारत के देश प्रेम का विद्रोही जिसको स्पिरिचुअल तरीके से रहना पड़ा नेपाल में और रशिया जैसे इलाकों में। उस समय के लोगों को शर्म आनी चाहिए कि जिसने भारत के लिए अदम्य साहस, अभूतपूर्व एक आत्मविश्वास के साथ भारत की दशा बदल दी, भारत को आजाद करने के लिए मजबूर कर दिया छोड़ने के लिए अंग्रेजों को, उसको भारत के बाहर रहना पड़ा। कष्ट होता है। ऐसे वीर सपूत को, भारत माता के लाल को एक सल्यूट तो बनता है। एक सल्यूट आपसे भी मैं मांगता हूं कमेंट सेक्शन में। जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म टुडे। अब आर्टिकल शुरू करूंगा दोस्तों, क्योंकि देशभक्त के लिए देशभक्त के बारे में बात करना प्रायोरिटी होती है। आर्टिकल को ध्यान से देखना, क्योंकि इस आर्टिकल में आपकी दशा बदलने वाला हूं कि भारत अब क्या करने वाला है। यह आपकी दशा निर्धारित कर दूंगा इस आर्टिकल से। आपको समझ में आएगा कि भारत क्या करने वाला है, कैसे दुनिया में हलचल के बीच भारत अपने आप को स्टैब्लिश करने वाला है। ध्यान से आर्टिकल को समझिएगा आप एक बार। भारत चौथा ऐसा देश है जो हाइपरसोनिक क्लब में शामिल हो गया। आप कहेंगे सर यह हाइपरसोनिक क्या होता है, मुझे समझ नहीं आया। बहुतों को आता भी होगा, जिनको नहीं आता है। महेशन इसीलिए स्टैब्लिश किया गया था मेरे दोस्त, इसीलिए आपसे कहता हूं कि आप महेशन को ज्वाइन करके जुड़ जाइए। अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, भारत के हर एक जन बच्चे तक इस प्रोग्राम को पहुंचाइए, जिससे उनको पता चले कि भारत में इन लोगों के अलावा भी जो सीआईए डीप स्टेट से फंडिंग लेकर प्रोग्राम चलाते हैं भारत के खिलाफ, उनके खिलाफ एक प्लेटफॉर्म खड़ा हुआ है, उसका नाम है महेशन आईएएस। हाइपरसोनिक क्लब में भारत अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुका है। ये देख लीजिए, आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। यह वो मिसाइल है जिसको हम 26 जनवरी पर इस बार आपको दिखाएंगे। यही वो हाइपरसोनिक मिसाइल है 10 मैक नंबर। भारत में पहली बार 10 गुना ज्यादा ताकतवर किससे? ब्रह्मोस से। हमारे ब्रह्मोस का दुनिया सामना नहीं कर पा रही है, उससे 10 गुना ताकतवर है यह मिसाइल। एक एक धागा आपके सामने खोलूंगा, लेकिन आपको सबसे पहले समझने की जरूरत है। बहुत से लोगों को समझ नहीं आएगा कि यह क्या है। यह एक गाइडेड मिसाइल है। देखिए, एक होती है क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल हमेशा यहां से चलेगी और एक ऐसा पाथ फॉलो करते हुए टारगेट को हिट करेगी मेरे दोस्त। एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल पहले ऊपर जाती है, फिर अपना पाथ निर्धारित करती है और उसी के अकॉर्डिंग फिर यहां पर आकर टारगेट को हिट करती है। ऐसी मिसाइलों को ट्रैक किया जा सकता है डिफेंस सिस्टम के द्वारा। डिफेंस सिस्टम इनके पाथ को, इसकी ट्रेजेक्टरी को आइडेंटिफाई कर लेता है और इस मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन यह कैसी मिसाइल है? यह है हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। यह क्या होता है? यह यहां से उड़ेगी और ऐसे ऐसे पाथ चेंज करेगी, ऐसे ऐसे, कहीं भी कोई भी इसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड इतनी तेज होगी, सोनिक, सबसोनिक, हाइपरसोनिक। ध्यान रखना मेरे दोस्त, इतनी स्पीड तेज होगी कि कोई इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा और यह जाकर अपने टारगेट को तबाह कर देगी। भारत हाइपरसोनिक क्लब में शामिल हो गया। केवल दुनिया में 3 देश ऐसे थे जो हाइपरसोनिक में थे, भारत चौथा है। और लोग कहते हैं कि भारत का साइंटिस्ट कमजोर है, डीआरडीओ काम नहीं कर रहा है। What the hell you have gone nuts with us? These are the damn scientists. We are working in NASA also. जिन हथियारों पर आज कूदता है अमेरिका, उनमें 60% दिमाग हमारा लगा हुआ है। यह भारत है। इन्होंने कहा है हमको F-35 जैसे फाइटर जेट खरीद के पैसा खराब नहीं करना, अपने लिए प्रोग्राम बनाना है, और बना चुका है भारत।
मैं आपको बता देता हूं, एलिट हाइपरसोनिक क्लब में कुछ देश हैं जैसे यूनाइटेड नेशंस, रसिया और चाइना। चौथा कोई देश मौजूद नहीं है। कौन है चौथा? जनगण मन अधिनायक जय हो भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, भारत वो चौथा देश है जो हाइपरसोनिक में शामिल हो गया। ध्यान रखिएगा। और 26 जनवरी पर सिर्फ हाइपरसोनिक ही नहीं, यहां देखिए, अर्जुन मेन बैटल टैंक, नाग मिसाइल सिस्टम, एडवांस ट्वाइडल आर्टिलरी, ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश बैटलफील्ड सर्विलांस रडार, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ये सब कुछ हम दिखाने वाले हैं 26 जनवरी पर। समझ गए? इस तरीके से आपको आर्टिकल को समझना होगा कि आपको समझ में। अब मैं आपको वो पॉइंट देने जा रहा हूं जो पॉइंट आपको झकझोर देगा। आप कहेंगे कि ये वाला एंगल सर मेन मीडिया क्यों नहीं दिखाती है, ये वाला एंगल सर ये जो चैनल चल रहे हैं दिन रात चैचे चैचे चैचे, ये क्यों नहीं दिखाते? आप तो सर दिन में सिर्फ एक वीडियो ला रहे हो और वो इंफॉर्मेशन दे रहे हो जो मेन स्ट्रीम मीडिया में मिल नहीं रही है सर। इसीलिए तो मैं एक वीडियो ला रहा हूं, समय नहीं है बट एक वीडियो मैं ला रहा हूं, ध्यान रखना मेरे दोस्त। अब आपको वो एक ऐसी स्ट्रेटेजी दिखाने वाला हूं जिससे भारत को फंसाने की कोशिश की जा रही है। भारत को देखिए, समझने का प्रयास करना। यह डोनाल्ड ट्रंप है, इसने चाल चली हुई है ईरान पर आक्रमण करने की, ठीक है? और पाकिस्तान को इसने बोल दिया है कि जब हम आक्रमण करेंगे तो तुझे यहां पर हलचल पैदा करनी है। मोदी जी जाने वाले हैं कहां? इजराइल नेतन्याहू से मिलने। आप कहेंगे क्यों? देखिए, ये नेतन्याहू से मिलने जाने वाले हैं क्यों? क्यों यहां पर त्रिकोणीय श्रृंखला बन रही है। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बंदा और ये दोनों इस पर आक्रमण करेंगे, ये बात निश्चित है। और पाकिस्तान को देखिए, पाकिस्तान अपने ही जाल में फंस रहा है। पाकिस्तान को लग रहा होगा कि मैं ट्रंप के साथ रहकर बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहा हूं। मैं आपको ऐसी कहानी बता देता हूं कि आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी कि पाकिस्तान इतना फंस रहा है कि हां, थोड़ा रुक जाइए, देखना कैसे पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े में बिखरने वाला है। मैं चैलेंज के साथ इस बात को बोल रहा हूं, रीडिंग के दम पर। ये बंदे इस पर आक्रमण करेंगे और ट्रंप ने कह रखा है कि जब हम इस पर आक्रमण करेंगे तो मैं पाकिस्तान को पुश करूंगा कि भारत पर हलचल करे, और जब भारत पर हलचल करेगा और भारत अगर रिटेलिएट करता है तो मैं भारत से कहूंगा कि हमने पाकिस्तान का यूज किया है इस आदमी को रोकने के लिए और तुम पाकिस्तान को ही मार रहे हो, इसका मतलब तुम इसके साथ हो। और फिर यह भारत और अमेरिका बन जाएगा। और सिर्फ भारत और अमेरिका नहीं, यह आदमी भी इसको मिटाना चाहता है। तो इजराइल भी भारत को बोलेगा कि पाकिस्तान को मत मारिए, पाकिस्तान की हेल्प से हम ईरान पर हमला कर रहे हैं। तो भारत और इजराइल भी, यह किसका प्लान है? These are the plans made by CIA। ये मेन स्ट्रीम मीडिया बता पाएगी? न्यूज देख के पढ़ती है वो। ध्यान रखना, ये जो प्लान है ना, इसको कहते हैं गोल्डन ट्रैप। CIA का ये प्लान होता है, इसको कहते हैं गोल्डन ट्रैप। अब ये आपको ध्यान रखना है, इस गोल्डन ट्रैप में भारत को फंसाने की तैयारी है। लेकिन क्या भारत फंस जाएगा क्या? कमेंट सेक्शन में लिखना, भारत फंस जाएगा क्या? भारत में ऐसा ब्रेन बैठा है कि इसको भी टैकल करेगा, बांग्लादेश को भी पीटेगा और पाकिस्तान को जमींदोज करके उसके टुकड़े कर देगा। क्योंकि बलूचिस्तान बनाने की एक स्ट्रेटेजी हमारे पास है। मैं आपको सेपरेट वीडियो में शेयर कर दूंगा, वीडियो देखना मत भूलना। आपको बताऊंगा बलूचिस्तान कैसे क्लियर रखा हुआ है, एकदम अलग। आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा मेरे दोस्त, लेकिन सेपरेट वीडियो में बताऊंगा, यह लंबा हो जाएगा वीडियो। इससे पहले मैं इस आर्टिकल में बता देता हूं। आपको पता होगा ट्रंप ने कल कहा है कि मैं जब भाषण दे रहा था डावोस में तो दुनिया मुझको कहती है कि यह डिक्टेटर है। हां, लोगों ने मुझे अलग तरीके से देखा और मुझे यह पसंद है। अगर डिक्टेटर मानते हो तो मानो, कभी कभी डिक्टेटर की भी जरूरत पड़ती है। ध्यान रखिएगा, ट्रंप एक ऐसा आदमी है जो हिटलर हो, मुसोलिनी हो, स्टालिन हो, गद्दाफी हो, चाहे जो लोग हो जो अब तक तानाशाह हुए हैं, लगभग उन्हीं का जैसा इसका वार्तालाप है। क्योंकि डिक्टेटर की एक पहचान होती है कि वो अपने आप को दुनिया से श्रेष्ठ ले जाता है कि मैं दुनिया का श्रेष्ठ आदमी हूं, मेरे पास दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, और वही उसको डिक्टेटर बनाती है। ऐसा है। और ट्रंप ने कहा अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं कि कभी कभी डिक्टेटरशिप की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि मैं कोई भी कंजर्वेटिव डिसीजन नहीं ले रहा हूं, लिबरल नहीं हूं मैं कि लुलु करता फिरूं। मैं प्रैग्मेटिक डिसीजन ले रहा हूं, यानी सेंस ऑफ ह्यूमर, सेंस ऑफ माइंड से डिसीजन ले रहा हूं। मेरा जितना भी डिसीजन है वो कॉमन सेंस का है 95%। तो जैसी स्थिति है वैसा मैं डिसीजन ले रहा हूं। यहां देख लीजिए एक बार, पाकिस्तान समेत 7 मुस्लिम देशों ने बोर्ड ऑफ पीस को क्या कर लिया है? ज्वाइन कर लिया है। इसकी जगह बोर्ड अलायंस पीस कर लेते तो यह बाप हो जाता, क्योंकि इन सब ने इसको बाप मान लिया है। ठीक है, दिख रहा है आपको? बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन कर चुका पाकिस्तान। अब पाकिस्तान की पाकिस्तान में ही बेइज्जती होने लगी है। पाकिस्तान हाई स्टेक्स डिप्लोमेसी, पाकिस्तान इसके साथ बोर्ड ऑफ पीस ज्वाइन करके डावोस में आसिम मुनीर और पाकिस्तान कहते हैं कि हम इसमें फुल कंट्रीब्यूशन देंगे। स्ट्रेटेजिक गोल क्या है हमारा? कि इन्होंने हमारे सीज फायर में सपोर्ट किया था और हम गाजा में हेल्प करने के लिए रेडी हैं। और आसिम मुनीर साहब से कह दिया गया है
कि गाजा के साथ साथ कोई भी दिक्कत होगी हम फुल तरीके से अमेरिका का सपोर्ट करेंगे। अबे अपने लिए रोटी तो पैदा कर लो, तुम्हारी जनता भूखी मर गई, उस रोटी को तो ले आओ कहीं से, आटे के भाव तो पूछ लो अपने देश में। ट्रंप की सहायता करने चले हैं। प्रोटेस्ट इन पाकिस्तान आफ्टर दैट, जैसे ही इसने ज्वाइन किया है बोर्ड ऑफ पीस को, पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हो गए। क्यों? टीटीपी और टीएलपी बैठे हुए ना, ये इसको ठोकने के लिए बैठे हुए हैं। बीएलए, मैंने आपको कहा ना बलूच लिबरेशन आर्मी में, आपको बताऊंगा बड़ी क्लियर कट स्ट्रेटेजी बनाई हुई है कि अगर जो ट्रैप मैंने बताया अगर वो भारत के खिलाफ यूज होता है तो आपको बताऊंगा कि कैसे बलूचिस्तान का निर्माण भारत करेगा, अपनी छाती के दम पर कर देंगे हम। बहुत गजब की स्ट्रेटेजी है, क्योंकि पाकिस्तान ट्रैप्ड हो चुका है। उसको लग रहा है अमेरिका मेरी हेल्प कर रहा है, लेकिन वो ट्रैप्ड हो चुका है पूरी तरीके से। मैं आपको बताऊंगा, एक वीडियो के अंदर बताऊंगा आपको। जितने भी एक्टिविस्ट हैं, जितने भी पॉलिटिशियन हैं पाकिस्तान के अंदर, सारे लोग गाली दे रहे हैं इनको, आसिम मुनीर को और शहबाज शरीफ को, कि ये ऐसा ही करेंगे। क्या जरूरत है ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन करने की? क्या जरूरत है? तुम पर रोटी नहीं है, तुम वहां जाकर क्यों स्टाइल मार रहे हो कॉफी पी के? पूरी जनता, और जनता ही बलूचिस्तान का निर्माण करवाएगी, ध्यान रखना। हिंट दे रहा हूं आपको। देखिए, ट्रंप क्लेम्स ग्रीनलैंड एंड कनाडा इज पार्ट ऑफ अमेरिका। यह डिक्टेटरशिप ही होती है, और उसको लग रहा है कि अमेरिका को बचाना है तो यह करना होगा कि आर्कटिक सागर में अगर रूस का वर्चस्व हो गया तो खत्म हो जाएगा अमेरिका। इसलिए ग्रीनलैंड और कनाडा को अमेरिका की टेरिटरी घोषित कर दिया कि ये अमेरिका के ही पार्ट हैं। कनाडा वर्सेस यूएसए, समझ के चलना मेरे भाई, कनाडा वर्सेस यूएसए। कनाडा ने चीन के साथ पैक्ट करना शुरू कर दिया, और यूएसए ने कहा है कि पछताएगा कनाडा, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट का 51वां राज्य की तरह है कनाडा, तो ये जो भी कर रहा है वो बर्बाद होने की कगार पर कर रहा है। अब देखिए कनाडा ने क्या कहा है कि हम घबरा गए हैं ट्रंप के एक्शन से, और 4 लाख की रिजर्व फोर्स बना रहे हैं। 4 लाख आदमियों की रिजर्व फोर्स बना रहे हैं। अगर ट्रंप कनाडा पर आक्रमण करता है या उसको लेने की कोशिश करता है तो रिटेलिटरी एक्शन लेना होगा। देख रहे हो आप, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कभी भी ऐसे भूचाल नहीं आता है, हलचल नहीं होती है। यानी ये पूरी तरीके से जो अक्रॉस द वर्ल्ड जो कैओस है वो एक बहुत बड़े ज्वालामुखी में निकलेगा। और ये जो भविष्यवाणियां चल रही है ना कि 800 करोड़ की जनता है, मात्र 64 करोड़ बचेंगे, हां ये सही बात है। जब न्यूक्लियर वॉर होगा तो कितने लोग बचेंगे? इतने ही बच जाएंगे, उनमें भी आधे लूले लंगड़े रह जाएंगे। यहां देखिए दोस्तों, फ्रॉम आयरन क्लैड फ्रेंड टू पोटेंशियल थ्रेट, हमारा जिगड़ी यार हुआ करता था यूएसए, और आज हमारा कट्टर दुश्मन है, यानी पोटेंशियल थ्रेट है यूएसए। ये दोनों आपस में आजकल एक आंख नहीं सुहा रही है, ये करंट का डेवलपमेंट है। कनाडा लीनिंग टुवर्ड्स चाइना, चाइना के साथ पैक्ट हुए हैं, बड़ी डील कर रहा है, यानी यूएसए से पूरी की पूरी डील को बाईपास कर दिया है। किसकी तरफ? चीन की तरफ। अब असली लड़ाई चीन और भारत के बीच है। आपको यह चीजें समझ नहीं होंगी कि अब असली लड़ाई चीन और भारत के बीच है, कि भारत को ऊपर जाना है, लीड करना है, और चीन को 50 ट्रिलियन की इकोनॉमी पे जाना है, अमेरिका को 20 ट्रिलियन पीछे छोड़ देना है। यह चीन का लक्ष्य है, और चीन अपने लक्ष्य पर पूरी तरीके से तैयार है। भारत की जनता को भारत को सपोर्ट करना होगा, जिससे हम अपना लक्ष्य हासिल कर सकें और लीडरशिप की पोजीशन में दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर हम आ सकें। यह आप ध्यान रखिएगा मेरे भाई। देखिए, चाइना ओवरटेक्स रसिया, रसिया को पार कर दिया चाइना ने। किसमें? यूएसए के पास 71 एक्टिव न्यूक्लियर सबमरीन है, चाइना के पास 32 हो गई हैं एक्टिव न्यूक्लियर सबमरीन, और रशिया रह गया 25 से 28 पर। क्यों? क्योंकि रशिया से एक कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। यहां कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुआ रशिया से। यूरोप को अमेरिका के खिलाफ कर दिया, यह ठीक था। नाटो ब्रेक हो गया, यह ठीक था, ऑलमोस्ट ब्रेक है। लेकिन एक कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई, और वो हो गई यूक्रेन युद्ध के साथ। बहुत कुछ गवा दिया रशिया ने यूक्रेन युद्ध में। 4 साल से वो युद्ध चल रहा है। किसी देश की इकोनॉमी कब तक नहीं क्रम्बल करेगी, और यही कारण था कि यह पीछे रह गया। और चाइना का कहीं युद्ध नहीं हो रहा, यूएसए का भी युद्ध करता नहीं है, इसलिए यह आगे बढ़ते जा रहे हैं। भारत इस स्ट्रेटेजी पर चलना चाह रहा है, और इस स्ट्रेटेजी को सक्सेसफुल नहीं होने देने के लिए ट्रंप ने पूरी दम लगाई हुई है कि ईरान पर इजराइल के द्वारा आक्रमण करवाऊंगा, वहां पर भारत पाकिस्तान के द्वारा तड़पाया जाएगा, भारत रिटेलिटरी एक्शन करेगा, मैं बीच में आ जाऊंगा कि हम ईरान को मार रहे थे, तुम पाकिस्तान को मार रहे हो, पाकिस्तान तो ईरान को मारने में हेल्प कर रहा है। अब तो यह भारत और अमेरिका और इजराइल हो गया। अब इजराइल हमारा दोस्त है। यह भारत के लिए बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा है, ध्यान रखना। यही मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। चाइना ओवरटेक्स रशिया इन न्यूक्लियर सबमरीन पीएलए नेवी प्लेसेस प्रोजेक्ट पावर बियॉन्ड इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक के बाहर चाइना रशिया को क्या कर चुका है? ओवरटेक कर चुका। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब यहां आने की कवायद है, क्योंकि अफ्रीका में बहुत पैसा लगा दिया चाइना ने, यानी पूरी बेल्ट तैयार कर रहा है कि चाइना अगला विश्व पावर बन जाए, सुपर पावर बन जाए। इसको रोकने के लिए ही हम हल्के पड़े हुए हैं, वरना अमेरिका के खिलाफ हम भी आवाज उठा देते। कहां पर? डियागो गार्सिया आइलैंड पर। इसलिए हम कुछ कह नहीं रहे, क्योंकि यह अमेरिका भी नहीं चाहता है कि चाइना आगे बढ़े, तो यही इसको काउंटर करेगा इस इलाके में। इसलिए हमको इस जगह उसकी जरूरत है, यही डिप्लोमेसी है।
कूटनीति क्या होती है? यही होती है कि दुश्मन से दुश्मन को भिड़ा दो, जब दोनों कमजोर हो जाएं तो ताकतवर बनकर आगे निकल जाओ। अमेरिका हमेशा ऐसा करता है, अब भारत को यह करना होगा, ध्यान रखना मेरे भाई। देखिए ये लास्ट स्लाइड है, लास्ट स्लाइड में आपको एक्सपोज करके दिखा देता हूं पाकिस्तान को कि कोई बायर नहीं है, कोई खरीदार नहीं है, कोई डील नहीं हुई है। पाकिस्तान ने इतना हल्ला मचाया लेकिन एक भी JF-17 अभी बिका नहीं है, कोई डील नहीं हुई है। मैंने आपको पहले ही बताया था ना, यह हवा बनाने के लिए है कि ऐसा लगे दुनिया को कि पाकिस्तान का माल इसलिए बिक रहा है क्योंकि बहुत अच्छा माल बनाता है चाइना, बहुत अच्छा माल बनाता है US, इसलिए पाकिस्तान से हथियार लोग खरीद रहे हैं। और यह एक नैरेटिव चलवाया गया था क्योंकि पाकिस्तानी नैरेटिव में सबसे आगे हैं, जो अपने मन में ऑपरेशन सिंदूर में जीत चुके हैं। इसी चीज को काउंटर करने के लिए भारत ने 114 राफेल का ऑर्डर दिया था। आग लग गई थी दुनिया के कि यार जिस एयरक्राफ्ट से ये हारे हो उसको इतना क्यों मंगाएंगे, क्योंकि हम हारे ही नहीं। ध्यान रखना, बोलने को तो फेंकने में क्या जाता है, कितना भी फेंक दीजिए, फेंकने में क्या जाता है। यहां देखिए, पाकिस्तान अर्जेस वर्ल्ड टू ट्रीट वाटर इनसिक्योरिटी, भारत ने पानी रोका हुआ है इसका। प्यासे मर रहे हैं, भूखे तो पहले से ही थे, अब प्यासे मर रहे हैं। और जब प्यास और भूख दोनों एक साथ मिलती है तो क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। 1 घंटे तक आदमी सुबह बैठा रहता है, कुछ आता नहीं है। वही स्थिति में पाकिस्तान आ चुका है। पाकिस्तान अब खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, तो निकालने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम। और अगर निकालेंगे नहीं तो वहां जितने सुअर हैं वो जिंदा कैसे रहेंगे, क्योंकि ये तो सुअर हैं। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया बात। ये मेरा आर्टिकल था आज तक का, मतलब अभी तक की जितनी भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन थी मैं आपको दे चुका हूं। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त आर्टिकल के साथ। अपना ख्याल रखिए। एक बार फिर से पराक्रम दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। जुड़े रहिए महेशन को सब्सक्राइब कर। फिर मिलता हूं बहुत जल्द। जुड़े रहिए सशक्त भारत के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। गॉड ब्लेस यू।